हेलो 11th, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं जर्नल एंट्रीज, आसान वाली नहीं, टफ वाली। बच्चों, टफ जर्नल एंट्रीज यानी डिफिकल्ट जर्नल एंट्रीज की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग करनी होती है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ये क्वेश्चन 15, 20 या 25 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है। तो बच्चों, अगर आपकी जर्नल एंट्री गलत होगी तो लेजर गलत होना ही है, और लेजर गलत होगा तो ट्रायल बैलेंस भी आपका गलत हो जाएगा, और इस गलती के चक्कर में आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो हम 50 से ज्यादा जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं जिनमें गलती होने के चांसेस होते हैं। बच्चों, एक एक करके करते हैं। सबसे पहली एंट्री है रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, रेंट, सैलरी, कुछ भी, कोई भी एक्सपेंस एक्सेप्ट इंश्योरेंस ड्यू हो सकता है, यानी कि पेबल हो सकता है, तो इसलिए वो एक लायबिलिटी है। जैसे मकान मालिक को आपने बोला कि 1000 हम बाद में दे देंगे, अभी हमारे पास है नहीं, इस कोरोना की वजह से हमारी इनकम कम हो गई है या बिल्कुल जीरो हो गई है, तो हम रेंट कैसे पे करें, हम बाद में देंगे रेंट। तो ये एक लायबिलिटी जनरेट हो गई आपके ऊपर कि आपको ये पैसा बाद में देना है। बट एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि रेंट को तो डेबिट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो जर्नल एंट्री होगी बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 1000। नरेशन नहीं लिख रहा हूं बच्चों, मैं यहां पे नरेशन लिखते हैं, यहां डेट लिखते हैं। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कम टाइम में ज्यादा जर्नल एंट्रीज करानी है। तो बच्चों, एक एक करके नोट करते जाओ। ये सारी जर्नल एंट्रीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ये असाइनमेंट है, उस वहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या उसको फोन में सेव कर सकते हैं। ये सारी एंट्री नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड जर्नल एंट्री है हमारी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹2000। अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस। आपने एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दिया है। जनरली लोग एडवांस में ही इंश्योरेंस पे करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस की जो डेट होती है, अगर आप उस डेट पे इंश्योरेंस नहीं कराते, एक भी दिन डिले हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं पे करती है। फॉर एग्जांपल, आपका 1 जनवरी को इंश्योरेंस ड्यू था बट आपने लेट कर दिया, आप 2 जनवरी को आपकी कार चोरी हो गई, तो कार जब चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। तो जनरली लोग इंश्योरेंस का पैसा एडवांस में ही पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं अनएक्सपायर्ड। तो प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड में कोई फर्क नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एक एसेट है तो उसको हमें डेबिट करना ही पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गोज आउट है तो कैश को क्रेडिट करेंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब हम करते हैं थर्ड एंट्री। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3000, मतलब आपको एडवांस में कमीशन दे दिया है किसी ने। अब आप सोच के देखो, फ्यूचर के लिए दिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है। नेक्स्ट ईयर अगर आप उसका काम नहीं कर पाए तो आपको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये एक लायबिलिटी है नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर तक ये पैसे आपके ऊपर लायबिलिटी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आपने वो काम नहीं किया तो ये पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। इसलिए कैश अकाउंट तो डेबिट होके रहेगा क्योंकि कोई पैसे दे रहा है तो आप उसे सड़क पे नहीं फेंक सकते। ठीक है ना, कोई पैसे देने आया तो क्या आप उसे फेंक देंगे? रखेंगे तो अपने कैश काउंटर में ही। तो कैश तो आ चुका है, कैश अकाउंट डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन लग रहा है यहां पे हमारा, एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लिखना पड़ेगा बच्चों, ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जनरेट हो गई है। ठीक है, ये इनकम नहीं है, ध्यान रखना। बच्चे कमीशन लिख देते हैं और ये गलत हो जाता है। फर्क है दोनों में। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, तो 3000 आपको लिखना है। एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई है और डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। अब हम करते हैं फोर्थ। इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्न कर लिया है लेकिन मिला नहीं है। आपका कोई हल्का सा बैंक है, छोटा मोटा बैंक है, यस बैंक जैसा, और आपने कोरोना पीरियड में जो पैसे रखे हुए थे उस पर इंटरेस्ट मांगा तो बैंक ने कहा कि भाई हमारे तो मैक्सिमम कस्टमर्स ने डिफॉल्ट कर दिया है, मैक्सिमम कस्टमर्स हमारे गड़बड़ कर रहे हैं, पैसा है नहीं, इंटरेस्ट आपका ड्यू है, हमें पता है, हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे, प्लीज अभी थोड़ा कोऑपरेट करो। तो अभी क्या है, हमारे लिए वो इनकम है बट अभी हमें वो मिला नहीं है। तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और सॉरी एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट है
अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 4000। इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम है। एक्रूअल कंसेप्ट सेज कि कोई भी इनकम करंट ईयर की है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे, और एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एसेट है तो एसेट को हम डेबिट करते हैं। एनीथिंग विच गिव्स यू बेनिफिट और कैश इन फ्यूचर इज योर एसेट। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट हमारा एसेट है और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हम करते हैं फिफ्थ एंड। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, परचेज अ हॉर्स। हाँ जी, परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए एक हॉर्स खरीदा है। कोई इस टाइप का बिजनेस है जिसमें हॉर्स की जरूरत है। सपोज इवेंट वाला कोई प्रोग्राम है या कोई एडवेंचर करवाते हो आप लोग, तो उसमें हॉर्स की जरूरत है। तो आपने एक हॉर्स परचेज किया 1 लाख का, तो जर्नल एंट्री होनी चाहिए इसकी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि एनिमल्स के नाम हम नहीं लिखते हैं। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चेक से पेमेंट की होगी तो बैंक लिखेंगे, अभी कैश लिखा है तो हम कैश ही कर लेते हैं। क्वेश्चन साइलेंट होता तो हम कैश ही अज्यूम कर लेते हैं, अदरवाइज लिखा होता है चेक से पेमेंट की है। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ एंट्री। याद रखना है आपको, अगर आप बिजनेस के लिए कोई भी लिविंग थिंग परचेज कर रहे हो, मुर्गी, बंदर, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुछ भी, आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बच्चों, अगर आपने सेल किया है तो लाइव स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन आप हॉर्स, टाइगर, एलिफेंट ये सब नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, हॉर्स डाइड एंड इट्स कैरकस सोल्ड फॉर 10,000। उसकी डेड बॉडी 10,000 में बिक गई। आप सोच रहे होंगे मर गया तो बिक कैसे गया? बच्चों, जो लोग लेदर का काम करते हैं वो लोग डेड बॉडीज को, एनिमल्स की डेड बॉडीज को परचेज कर लेते हैं। तो वैसे ही आपने सुना होगा काऊ की डेड बॉडी के चक्कर में कितने मॉब लिंचिंग हुई है इस इंडिया में। तो हॉर्स की जो स्किन है वो भी काम आ जाती है लेदर वगैरह के, इसलिए वो सेल हो जाती है। लेकिन ओवरऑल 90,000 का तो लॉस हो ही गया हमें, क्योंकि 1 लाख का हॉर्स हमने अभी अभी परचेज किया था और कुछ दिन बाद ही वो मर गया है, तो 90,000 का तो लॉस हो ही गया है। फिलहाल हमें कितने मिले हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, लॉस हुआ है हमें 90,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बच्चों P&L अकाउंट लिखा है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 90,000 टू लाइव स्टॉक चला गया है, गोज आउट 1 लाख। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट एंट्री। 7th एंट्री है, गुड्स अनइंश्योर्ड, मतलब जिसका इंश्योरेंस नहीं था वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं फायर में 2,000 रुपए के। बच्चों, इस एंट्री को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा, मैं फिर से बोल देता हूं, परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा कभी भी बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, आग लग रही है, डैमेज हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, कुछ भी चैरिटी ले रहे हो आप हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर से बोल देता हूं, परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न के केस में गुड्स जाते हैं, सेल्स के केस में गुड्स जाते हैं, वो दो केसेस को छोड़ के कभी भी गुड्स अगर बिजनेस से जा रहे हैं, तो चाहे वो चोरी हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, आग लग रही है, कुछ भी चैरिटी ले रहे हो, परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करना है बच्चों। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बच्चों, गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 6,000। इसका मतलब ये कि गुड्स इंश्योर्ड थे, इस बार हमने इंश्योरेंस करा लिया था, समझदार थे हम। लेकिन आपको ये पता होगा कि इंश्योरेंस कभी भी पूरे पैसे नहीं देता है, एक्सेप्ट जीरो डेप्थ केस में। जीरो डेप्थ केस जो होता है उसके अलावा अगर नॉर्मल आपने इंश्योरेंस करा रखा है और आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको पता होगा कि इंश्योरेंस कंपनी पूरे पैसे नहीं देती है। उसका रेट होता है कि हम आयरन का इतना देंगे, मेटल का इतना देंगे, प्लास्टिक का इतना देंगे, ग्लास का इतना देंगे। तो
वो जाके अगर आपका 10,000 के डैमेज हुआ है कार का तो 6,000 ही मिल पाते हैं, तो या 8,000 मिल पाते हैं, तो पूरे अमाउंट नहीं मिलता। जो नहीं मिला वो आपका लॉस है। इसकी 3 जर्नल एंट्रीज बनती हैं, मैं उसको कंबाइन करके एक जर्नल एंट्री बता रहा हूं बच्चों आपको। तो पहले तो आपको कैश मिला है और वो कैश जो है वो हमेशा चेक से मिलता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट लिखना बच्चों। आज की डेट में कोई भी कंपनी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करती है, ये ध्यान रखना। चेक से पेमेंट करते हैं वो लोग। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट, हमें चेक मिला है 6,000 का, लॉस हुआ है हमारा, तो हम लॉस बाय फायर, ये P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं। टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स जब भी जाएंगे, याद करिए मैंने आपको बोला था, गुड्स बिजनेस से जब भी जाएंगे, परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा, परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा जब भी बिजनेस से गुड्स डैमेज होंगे, चोरी होंगे, कोई ले जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, चैरिटी दे दी, तो आपको परचेज अकाउंट ही क्रेडिट करना है। तो 10,000 के गुड्स आपके चले गए और मिले हैं सिर्फ आपको 6,000 का चेक, तो 6,000 बैंक अकाउंट डेबिट, और 4,000 का जो लॉस हुआ है वो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। अब हम करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारी, आउट ऑफ द रेंट पेड ₹2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। जितना आपने रेंट पे करा है उसमें 2,000 तो फ्यूचर का था। देखिए अकाउंटेंट आपका बेवकूफ है, ठीक है, उसको हमने बोला था कि 2,000 हम फ्यूचर का पे कर रहे हैं और बाकी जो है वो इस करंट ईयर का है। तो अकाउंटेंट बेवकूफ था, उसने टोटल जो रेंट पे करा उसकी एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सपोज वो अमाउंट 20,000 था, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 कर दिया, लेकिन उसमें 2,000 तो नहीं था करंट ईयर का। जो 2,000 करंट ईयर का नहीं था उसके लिए हम रेंट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, एक्रूअल कंसेप्ट का वायलेशन हो जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट हम गलती से डेबिट कर चुके हैं। ये बच्चों बेसिकली रेक्टिफाइंग एंट्री है, ये जर्नल एंट्री नहीं है, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं इसे, है जर्नल बट रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। तो रेंट अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 2,000 से, क्योंकि हमने 2,000 से डेबिट कर दिया था गलती से, और प्रीपेड रेंट हमने डेबिट नहीं किया था, तो अब कर देते हैं। तो 2,000 प्रीपेड रेंट डेबिट, और जो रेंट गलती से हमने डेबिट कर दिया था आज हम उसे क्रेडिट करके अपनी गलती सही करेंगे। तो ये बेसिकली रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग होते हैं। ये सेपरेट एंट्री कंसेप्ट आप कभी भी दिमाग से निकालना मत बच्चों। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। ये बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, debit all the losses and expenses, interest on capital account debited 3,000, और बिजनेसमैन इसको कैपिटल में ही ऐड कर देता है, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। मॉडर्न अप्रोच में आपने सीखा था कि जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल, समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आप ऐसे समझो कि बिजनेसमैन का पैसा बिजनेस के पास है, सौगात के तौर पे वापस करना है, उधार है, कर्ज है, और बिजनेस को उसे इंटरेस्ट देना था। तो बिजनेसमैन ने बोला कि भाई मैं नहीं आ रहा स्पेशली लेने के लिए, तू मेरी कैपिटल में ऐड कर दे। कैपिटल इंक्रीज हो गई और बिजनेस का ये एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस इसलिए डेबिट किया है, और कैपिटल इंक्रीज हो गई इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। चलिए अब चलते हैं 11th एंट्री। इस एंट्री में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज प्रोवाइडेड एट 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है 1,000, तो ये बिजनेस की इनकम है और बिजनेसमैन का लॉस है। कुछ लोग इसे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं। इससे फर्क पड़ता नहीं है बच्चों। मैं तो वही एंट्री कराता हूं जो बच्चे लॉजिकली जल्दी समझ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए डेबिट कर रहे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस की इनकम है।
कुछ बुक्स में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा होता है, क्योंकि वो बाद में कंबाइंड एंट्री करके सही कर देते हैं। तो मैंने आपको ये वाली एंट्री बताई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल डिक्रीज हो जाती है क्योंकि बिजनेसमैन कहता है कि छोटा सा अमाउंट देने के लिए मैं नहीं आ रहा, स्पेशली मेरी कैपिटल में से ही निकाल लो भाई। तो कैपिटल में से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, जब कैपिटल कम होगी तो उसे हम डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है इनकम टैक्स पेड ₹4,000। बिजनेसमैन के ऊपर इनकम टैक्स लगा और इनकम टैक्स उसका पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर के लिए 4,000 उसने बिजनेस का पैसा यूज किया है, तो ये ड्राइंग्स है और इनकम टैक्स ड्राइंग है और चेक से पे किया होगा, ये ध्यान रखना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश लेना बंद कर दिया है, हमेशा वो बैंक के थ्रू ही लेता है, तो इसलिए जर्नल एंट्री होगी इनकम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, देखा मैं भी गलत बोलने लगा था अभी, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से बता दूं मैं, ये पर्सनल मैटर है इनकम टैक्स उसका, और पर्सनल मैटर के लिए जब बिजनेसमैन पैसा यूज करता है बिजनेस का तो वो ड्राइंग्स होती है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और चेक से पेमेंट की होगी, इसलिए बैंक या एनईएफटी किया होगा, बैंक ट्रांसफर किया होगा तो बैंक डिक्रीज हो गया, इसलिए बैंक को क्रेडिट किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड ₹4,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या तो अपना पे किया होगा या अपनी वाइफ का या बच्चों का। पर्सनल मैटर है ये भी। आप बोलेंगे इंश्योरेंस पर्सनल मैटर कैसे हो गया? बच्चों बिजनेस का इंश्योरेंस, मशीन का इंश्योरेंस, कार अगर बिजनेस की कार है कार का इंश्योरेंस, ऑफिस का, गुड्स का इंश्योरेंस, किसी भी चीज का जो बिजनेस से रिलेटेड है उसका अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन बिजनेसमैन तो बिजनेस से अलग है, तो बिजनेसमैन की लाइफ का इंश्योरेंस, लाइफ आ गया है पहचानने के लिए, बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये लाइफ, तो चाहे उसकी वाइफ का है या उसका है या उसके बच्चों का या उसके पापा का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 4,000, ये पर्सनल मैटर है, ये भी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनीज भी कैश नहीं लेती हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए आपको इंश्योरेंस पे करना है, आप जाएंगे वहां पे लाइन लगाएंगे, तो आज की डेट में कोई भी लाइन नहीं लगाना चाहता है कैश डिपॉजिट करने के लिए, और वैसे भी बड़े अमाउंट्स को वो कैश में लेते नहीं है। तो जनरली हर कोई या तो पेटीएम के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या चेक डिपॉजिट कराते हैं, लोग लाइन में लग के कैश डिपॉजिट नहीं कराते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 13th एंट्री है हमारी। अब हम चलते हैं 14th एंट्री की तरफ। 14th एंट्री है पेड टू ए आत्माराम ऑन बिहाफ ऑफ बी बनवारी लाल 7,000। आपने बनवारी लाल को 7,000 देने थे, आपने फोन किया, बनवारी भाई अपने पैसे ले जा। बनवारी ने फोन किया, अबे इतनी गर्मी हो रही है, जून का महीना है, मैं अपने नौकर आत्माराम को भेज रहा हूं, आप उसको दे देना। बेसिकली ये पैसे आपको किसको देने थे? बनवारी को। वो नौकर ABC किसी को भी भेज सकता है, किसी चलते हुए इंसान को भेज सकता है जिसको वो जान कि जाके भाई मेरे पैसे लेके आ जाओ उन लोगों से। तो किसको दिए हैं ये मैटर नहीं करता, देने किसको थे? बी को देने थे, इसलिए जर्नल एंट्री में बी का नाम आएगा। आपकी जो डील हुई थी बिजनेस की वो बी से हुई थी, ए तो सिर्फ उसका सर्वेंट है, तो इसलिए जर्नल एंट्री होगी बी डेबिटेड टू कैश। बच्चे इसको ए डेबिट टू कैश कर देते हैं। बच्चों ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 15th एंट्री। आपको पता है कि जब आप कोई पिज्जा ऑर्डर करते हैं घर बैठे या कोई भी चीज मंगाते हैं घर बैठे, तो वो अकाउंट्स की बुक में उसकी एंट्री नहीं होती है, सिर्फ वो किसी रफ रजिस्टर में या कहीं और रिकॉर्ड हो जाता है, कंप्यूटर में हो जाता है, बट अकाउंट्स की बुक में उसकी एंट्री नहीं होती है जब तक आपसे पैसे नहीं मिल जाते हैं उस फर्म को, उस कंपनी को, उस रेस्टोरेंट को, तब तक वो जर्नल्स में यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती है। ऑर्डर की एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ऑर्डर देने वाला हो सकता है ऑर्डर कैंसिल कर दे, ऑर्डर देने वाला हो सकता है फेक इंसान हो, जहां पे हम जाएं डिलीवर करने वो हो ही ना वहां पे। तो ऑर्डर एक ड्रीम है और कुछ नहीं है, ऑर्डर देने वाला कैंसिल भी कर देता है, तो इसलिए इसकी जर्नल एंट्री
नहीं होगी, नो जर्नल एंट्री। बच्चों ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर हाउस यूज्ड फर्नीचर वर्थ ₹20,000 टू फर्निश द ऑफिस। एक फर्नीचर हाउस है, कोई बड़ी कंपनी है या बड़ा शोरूम है, उसको अपना ऑफिस फर्निश करना है जिसपे वो बैठते हैं। बच्चों ध्यान रखना, फर्नीचर हाउस है या कोई भी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है या फर्म है, जिस फर्नीचर पे वो लोग बैठते हैं, जो ऑफिस में फर्नीचर होता है उसको फर्नीचर ही कहा जाता है, वो गुड्स नहीं होते हैं। लेकिन जितना भी शोरूम में बेचने के लिए है या गोडाउन में जितना भी फर्नीचर बेचने के लिए, वो गुड्स है। याद रखना बच्चों, जो फर्नीचर बेचने के लिए रखा हुआ है वो गुड्स है, लेकिन जो फर्नीचर ऑफिस में जिसमें वो खुद बैठे हुए हैं वो फर्नीचर ही कहलाता है, उसको हम गुड्स नहीं कहते हैं। तो फर्नीचर बाहर से खरीदेगा तो उसकी इंसल्ट है कि फर्नीचर हाउस होके भी बाहर से फर्नीचर खरीद रहा है, इसका मतलब इसका फर्नीचर अच्छा नहीं है। तो उसने अपने ही गोडाउन से फर्नीचर उठा के अपने ऑफिस में रखा है, अपने ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए, फर्निश करने के लिए। तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। लेकिन गुड्स कम हो गए, ठीक है, गोडाउन से फर्नीचर कम हो गया है तो उसे हम गुड्स कहते हैं। गुड्स जब भी कम होगा, मैंने आपको बोला था, परचेज, रिटर्न और सेल्स के अलावा जब भी गुड्स कम हो जाएगा तो हम उसे परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो टू परचेज अकाउंट 20,000 है ना दिमाग घुमाने वाली एंट्री। तो एक और एंट्री करते हैं बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट एंट्री है कि एक आपने मशीन खरीदी है पुरानी, 2,000 रुपए रिपेयर में लग गए उसको काम चलाने लायक बनाने के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए। तो 8,000 की एक पुरानी मशीन थी, 2,000 उसके ओवरहॉलिंग में लग गए, रिपेयर में लग गए। तो अब जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों, आपको पता है? जनरल एंट्री होगी पर मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000। हाँ जी 10,000। आप जब भी कोई मशीन परचेज करते हैं, चाहे वो ओल्ड है या न्यू, उससे रेलेवेंट एक्सपेंसेस सारे उसकी कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। तो ये मशीन आपको 10,000 की पड़ रही है तो आप सारी दुनिया को 10,000 ही बताओगे, आप किसी को ये नहीं बोलोगे 8,000 की है मशीन, क्योंकि 2,000 आपके और भी तो लगे हैं। तो 10,000 की मशीन आपको पड़ रही है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको कि कोई इंपोर्टेड बाइक है जो आपने देखा इंटरनेट पे, तो रेट उसके थे 11 लाख, और जब आप उस कंट्री से इंपोर्ट करते हो तो 9 लाख और लग जाते हैं। तो आप बताते हो 20 लाख की बाइक पड़ी। आप कभी नहीं बोलते हो कि ये बाइक 11 लाख की थी, आप हमेशा सबको बताते हो कि ये बाइक 20 लाख की पड़ी है, क्योंकि जो उसमें ड्यूटी लगी है, जो टैक्सेस लगे हैं, वो भी आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हो। तो बिल्कुल ऐसे बिजनेस में होता है। अगर आप कोई मशीन परचेज कर रहे हैं या कोई भी ड्यूरेबल एसेट परचेज कर रहे हैं, चाहे वो नई है या पुरानी, एट द टाइम ऑफ परचेज जितने भी रेलेवेंट एक्सपेंसेस हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बच्चों मजा आ रहा है ना आपको? मैं सारी एंट्रीज ऐसी ही करवाने वाला हूं जिसमें आपको लगता है कि होना तो ये चाहिए लेकिन निकलता कुछ और है, क्योंकि इन्हीं एंट्रीज में मार्क्स कटते हैं। इसीलिए मैंने इस पूरे वीडियो में ऐसी ही एंट्रीज डाली हैं। इसे आप हॉट्स कह सकते हो, जनरल एंट्रीज के हॉट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। बच्चों ये पढ़िए, ये वाली एंट्री को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई तो ये जनरल एंट्री भी आपको समझ में आ जाएगी। आपको एक मशीन परचेज करनी है बिजनेस के लिए, जो मार्केट में 50,000 की या 40,000 की डिस्काउंट के बाद मिल रही है। तो आपने ये बात किसी मैकेनिक को बताई, तो उस मैकेनिक ने बोला कि सर आपकी फैक्ट्री में जो मोटर बनती है वो मोटर आप मुझे दे दो, बाकी मेरी मेहनत है, मैं आपको वैसी ही मशीन बना के दे दूंगा, सिर्फ मुझे मेकिंग चार्जेस 8,000 बनाने के 8,000 मुझे दे देना, मैं बिल्कुल वैसी ही मशीन बना के दे दूंगा, सिर्फ आपकी मोटर चाहिए जो आपकी फैक्ट्री में बनती है। अब हमारी फैक्ट्री में जो मोटर बनती है वो हमारे गुड्स हैं, तो गुड्स यूज हो गए 2,000 के और 8,000 हमने उसको वेजेस पे कर दिए बनाने के लिए। तो मशीन बन के तैयार हो गई हमारी 10,000 की। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स यूज हुए हैं। मैंने बोला था कि गुड्स जब भी यूज होंगे परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, और टू कैश क्योंकि हमारा 8,000 कैश भी गया है। 2,000 की मोटर जो गुड्स थी हमारी और 8,000 हमारा कैश चला गया। 10,000 की मशीन बनके तैयार हो गई है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 10,000। चलिए अब चलते हैं
ये एंट्री शायद आपने देखी होगी बुक में। एक डेटर है जिससे हमें 10,000 लेने हैं, लेकिन वो तो बर्बाद हो गया, वो दिवालिया हो गया। मतलब ये कि उसकी दिवाली टाइम से पहले आ गई। अब वो बर्बाद हो गया है तो वो पैसे नहीं दे पाएगा सारे के सारे। जितना हम उससे रियलाइज कर सकते हैं उतना हम उससे मांगते हैं। तो वो कहता है कि भाई मैं सिर्फ 50% दे सकता हूँ। 50 पैसा इन रुपी का मतलब 50%, 40 पैसा इन रुपी का मतलब 40%। तो मैं सिर्फ 50% दे सकता हूँ और इसके बाद मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, भूल जाओ बाकी जो पैसे। तो वो हमारे पैसे डूब गए। डूबे हुए पैसे को हम बैड डेट कहते हैं। तो कैश जितना मिला है, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू राम। डेटर का नाम राम है। लोग अपने बच्चों के नाम इतने प्यारे प्यारे रख देते हैं भगवान के नाम पे, और फिर बड़े चल के वो कारनामे ऐसे करते हैं और उनमें वो नाम यूज होते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो चलिए अब 20th एंट्री करते हैं हम। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी किसी ने ऐसे ही गड़बड़ की थी। श्याम नाम के पर्सन ने पैसे लेके भाग गया था, लेकिन वो शरीफ था और उसे कहीं से पैसे मिल गए। और वो आज इस ईयर, लास्ट ईयर उसने गड़बड़ की थी, पैसे लेके भाग गया था और बोल के गया था कि अब मैं पैसे कभी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उसका जमीर जाग गया, उसने अपने गांव की प्रॉपर्टी बेची और फिर आ गया दोबारा से बिजनेस करने। अब अगर उसे अच्छे टर्म्स बनाने हैं, लोगों से फिर से बिजनेस करना है, डील्स करनी है, तो उसको लोगों के पैसे देने होंगे, जैसे अमिताभ बच्चन ने भी किया था। अमिताभ बच्चन भी एक बार बैंकरप्ट हो गया था। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी बनाई थी और बैड डेट्स बहुत सारे हो गए थे क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो पैसा धीरे धीरे इधर उधर से अरेंज करके कमा के वो लोगों का वापस करना स्टार्ट किया है। हम इसको कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। इस जर्नल एंट्री में पर्सन का नाम नहीं आएगा क्योंकि हम उस पर्सन का अकाउंट क्लोज कर चुके थे। अब ये पैसा मिल गया तो आप इसे इनकम की तरह समझो, जैसे पड़े हुए पैसे मिल जाते हैं सड़क पे या कोई गिफ्ट लग गया, लॉटरी लग गई, आप इसे ऐसे समझिए। तो पैसा आपको एक जो मिला है वो इनकम की तरह है। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, हम उसका अकाउंट क्लोज कर चुके थे। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। चलिए करते हैं एक और एंट्री। बच्चों ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग बनवाई है ऑफिस की, उसमें बहुत सारे खर्चे हो गए हैं। ब्रिक्स 20,000 की आई हैं, टिम्बर 10,000 के, 15,000 का सीमेंट, स्टील 10,000 का और वेजेस 5,000। जिन्होंने वो बिल्डिंग बनाई उन्होंने 5,000 वेजेस लिए हैं। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरली बच्चे सोचते हैं इन सबको डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। बिल्डिंग जब आप बनाते हैं तो टोटल जो बिल्डिंग की कॉस्ट है उसको हम डेबिट करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। जैसे मैंने आपको मशीन के केस में बताया था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 60,000, टोटल ये 60,000 बन रहा है। टू अगर पेमेंट कैश में की है तो टू कैश अकाउंट, चेक से की है तो बैंक लिखेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने मान लिया कि कैश पेमेंट की गई है। तो बच्चों ये हो गई हमारी एक और इंपॉर्टेंट एंट्री। चलिए अब बढ़ते हैं एक और एंट्री की तरफ। तो बच्चों ये एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 500, इनवॉइस प्राइस 600, गिवन एज चैरिटी। आपको पता है कि गुड्स जब भी बिजनेस से जा रहे हैं परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा तो हम गुड परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं, लेकिन अमाउंट कितना लेंगे ये है प्रॉब्लम। यहाँ पे सेल्स प्राइस 600 गिवन है एंड 500 उसकी कॉस्ट गिवन है। बच्चों 600 तो आपका ड्रीम था कि 600 मिलेंगे, लेकिन वो 500 रुपए की कॉस्ट का सामान था। फॉर एग्जाम्पल आपका शोरूम है, एक गिफ्ट गैलरी है, वहां पे आप बैठे थे, सुबह से कोई काम नहीं हुआ था, पैसे ज्यादा थे नहीं, एक आ गया मांगने वाला और आपको उस पर तरस आ गया, तो आपने एक गिफ्ट उठा के दे दिया जिसपे 600 रुपीज लिखा हुआ था, लेकिन वो गिफ्ट आपको खुद जो आप अपनी गैलरी में बेच रहे थे वो खुद आपको 500 का पड़ा था। तो देखा जाए तो एक्चुअली लॉस आपको 500 का हुआ है। 100 रुपए तो आपका ड्रीम था कमाने का जो आपने नहीं कमाया उस पर। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500। चैरिटी आपका एक्सपेंस है, लॉस है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट
कॉस्ट पे ही शो करेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। चलिए बच्चों, गुड्स से रिलेटेड एक और एंट्री देखिए। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आपने फ्री सैंपल्स बांटे हैं जिससे कि लोग यूज करें, उनको पसंद आए और वो फिर आपका प्रोडक्ट्स खरीदें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब एरियल वॉशिंग पाउडर आया था तो उसने पहले छोटे छोटे सैशे लोगों में फ्री बंटवाए थे। बहुत सारे लोगों को सोसाइटीज में जाके लोगों को फ्री दिए थे यूज करने के लिए। आप यूज करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और जब लोगों ने यूज किया तो उसको खरीदा। वो जो यूज करने के लिए गुड्स बांटे गए थे वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का पार्ट था, तो इसलिए इसकी जनरल एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स कम हो गए हैं, गुड्स जब भी जाएंगे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न और सेल्स के अलावा जब भी गुड्स जाएंगे परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि वो जो एक्सपेंस था वो एडवर्टाइजमेंट का पार्ट था, इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड 1000। तो ये एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एक ऐसी एंट्री आई थी। हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के 10,000 रुपए का अरेंजमेंट किया है। बिजनेस में पैसे कम पड़ गए थे। बिजनेस में पैसा यूज करने के लिए अपने घर का फर्नीचर बेचा है 10,000 रुपए। अगर यहां पे लिखा होता कि वो अपने सेविंग अकाउंट से 10,000 रुपए लाए तब भी एंट्री सेम रहनी थी। घर से पैसा लाए या सेविंग अकाउंट से पैसा लाए वो एक एडिशनल कैपिटल है, और पैसा बिजनेस में आया है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो एडिशनल कैपिटल की जो जनरल एंट्री होती है यही होती है। तो ये एडिशनल कैपिटल की जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी डेप्रिसिएशन ऑफ ₹5,000 चार्ज ऑन मशीनरी। मशीनरी पे 5,000 डेप्शन लग गया। आपकी मशीन की वैल्यू कम हो गई किसी भी रीजन से, वेयर एंड टेयर की वजह से रस्ट लग गया उसमें, या ऑब्सोलीट हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है। 5,000 का लॉस हो गया आपका, तो 5,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। मैं डेप अकाउंट लिख रहा हूं बच्चों, लेकिन आपको पूरा लिखना होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। जब भी कोई एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं बच्चों। तो ये हो गई हमारी 25th एंट्री। बच्चों नेक्स्ट एंट्री है अनसोल्ड स्टॉक ₹10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब बिजनेस ईयर के एंड में 10,000 के गुड्स अनसोल्ड रह गए हैं, उसकी भी जनरल एंट्री। ये वाली एंट्री अभी आपको रटनी पड़ेगी जब तक आप फाइनल अकाउंट टॉपिक पे नहीं आ जाते हो, क्योंकि फाइनल अकाउंट टॉपिक में आपको पता चलेगा कि वाली एंट्री क्यों करी है। फिलहाल आपको ये बच्चों रटनी पड़ेगी। तो इसमें एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक से। तो फिलहाल तो आपको ये एंट्री बस लर्न करनी पड़ेगी। इसका लॉजिक समझना है तो हम जब इस चैप्टर पे आएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको रिस्क से बचने के लिए, क्योंकि आपकी यूट्यूब वगैरह में एंट्री आ सकती है बच्चों। एक चेक मिला था राम से, ये फिर राम आ गया इसमें। चेक मिला था राम से 5,000 का और हम एंट्री कर चुके थे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। जब किसी से चेक मिलता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन वो तो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस होगा तब हम एंट्री करेंगे उसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री। जब मिला था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, आज वो चेक बाउंस हो रहा है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू बैंक। $5,000। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। इस जनरल एंट्री में देखने से लग रहा है कि ये बैड डेट वाला केस है, पर ये बैड डेट वाला केस नहीं है। हमें राम से और हमें हरी से 1,000 रुपीज लेने थे, लेकिन वो 975 दे के कहता है कि अब मैं नहीं दे रहा भाई। ठीक है, उसे पता चल गया कि रियल रेट 975 है, तो उसने बोला मैं नहीं दे रहा 25 रुपए, मैं तो 975 ही दूंगा, और बोल के चला गया। तो ये जबरदस्ती का लिया हुआ डिस्काउंट है। ऐसे डिस्काउंट हम भी लेते रहते हैं और हम दूसरों को देते भी हैं। जबरदस्ती का डिस्काउंट है ये। तो इसकी एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। मैं पूरा नहीं लिख रहा, टू हरी। हरी का अकाउंट हमें फुल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा।
हरी ने सिर्फ 975 दिए हैं, तो 25 रुपए जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया वो हमारा लॉस है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 25। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एंट्री करते हैं। बच्चों नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव ₹40,000, ही अलाउड 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या बोला है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो बार्गेन वाला डिस्काउंट होता है, इसको हम कभी भी शो नहीं करते हैं। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम शो नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम हमेशा शो करते हैं। तो पहले 5% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 का 5% 2000 हो गया, वो 2000 तो बार्गेन वाला डिस्काउंट है, उसको तो आप माइनस कर दो सीधा सीधा। तो अब गुड्स रह गए 38,000 के। राजीव से हमने बोला कि भाई पैक कर दे, हम तो ले जा रहे हैं। राजीव ने बोला यार सुबह का टाइम है, तुम उधार ले जा रहे हो, यार मैं ना तुम्हें 10% और कैश डिस्काउंट दे दूंगा अगर तुम अभी कैश पेमेंट कर रहे हो। तो हमें लालच आ गया, हमने बोला ठीक है भाई रख। तो हमने उसको कैश पेमेंट करी है। तो अब हमें परचेज अकाउंट डेबिटेड 38,000 के गुड्स हैं बेसिकली, वो बार्गेन वाला डिस्काउंट कभी शो नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसका रीजन ये है कि हमें भी पता है, लोग एमआरपी कुछ और लिखा होता है, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। वुडलैंड में आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स में डिस्काउंट आते हैं। अमेजॉन वगैरह पे भी आप देखो एमआरपी कितना लिखा रहता है, 40% 60% डिस्काउंट। आप सोचिए अगर कोई 10,000 की चीज और 60% क्या वो 4,000 में बनी है, और 4,000 में बनी है तो प्रॉफिट लगा के वो आपको कैसे बेच सकते हैं 4,000 में? इसका मतलब ये कि वो एमआरपी जानबूझ के बढ़ा के लिखा हुआ है जिससे कि डिस्काउंट बढ़ा दे सके। तो एमआरपी पे कभी भी नहीं जाना चाहिए कि एमआरपी कितना लिखा हुआ है, वो सिर्फ एक छलावा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश है। तो 38,000 के गुड्स हैं, लेकिन हमने पे किया है उसको 10% कम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 3800 हमें डिस्काउंट मिल गया है, तो 34,200 की कैश पेमेंट हमने तुरंत कर दी क्योंकि वो कैश डिस्काउंट देने को तैयार था बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। इस एंट्री में बच्चों हमने एक अनिल हमारा फ्रेंड है 20,000 के गुड्स परचेज करने आया था, लेकिन क्योंकि हमारा फ्रेंड है उसको भी पता है कि एमआरपी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है, बेचारे ने 5% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट बार्गेन करके हमसे लेस करवा लिया और सामान पैक करा के जाने लगा। हमने कहा यार तू सुबह सुबह उधार कर रहा है, अच्छी बात नहीं है, तू कैश पे कर दे। अगर तू कैश पे करता है तो हम तुझे 10% इंस्टेंट अभी डिस्काउंट दे देंगे। वो खुश हो गया, उसकी आंखें चमक गई, उसने सोचा कि मजे आ गए। उसने जब पॉकेट में हाथ डाला तो देखा पैसे पूरे नहीं है। उसने गिना, हिसाब लगाया और बोला यार मैं तो हाफ पेमेंट ही कर पाऊंगा। तो हमने बोला कि भाई कैश पेमेंट पे डिस्काउंट दे रहे हैं हम, अगर तू हाफ पेमेंट करेगा तो जो हाफ पेमेंट करेगा उसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा, जो रिमेनिंग हाफ है उस पर हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इसकी हम 2 एंट्री करेंगे बच्चों। 20,000 में पहले 5% लेस करेंगे तो 19,000 रह गया। 19,000 का हाफ हो गया 9,500। तो 9,500 की हम 2 ट्रांजैक्शन अलग अलग करेंगे। तो उसने 9,500 की तो सेल क्रेडिट पे कर हमने की है, उसके लिए 9,500 की अलग एंट्री कर देंगे, और जो 9,500 रिमेनिंग है उस पे हमने उसको डिस्काउंट दिया है क्योंकि हमने डिस्काउंट देना था कैश सेल्स के ऊपर। तो बच्चों ये हो गया 8,550, डिस्काउंट 950 और 2 सेल्स, डिस्काउंट अलाउड लिखना है हमें इसे। तो ये हो गई हमारी एंट्री 30th नंबर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ।